हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोड फोर्सेस राउंड 644 के सॉल्यूशंस। तो इस वीडियो में मैंने सी से लेकर जी लेवल के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं मैंने उन सबका आंसर डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये सी प्रॉब्लम है, इससे स्टार्ट करते हैं। तो ये पूरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, इसमें ये दिया हुआ है कि मतलब सबसे पहले तो एक चीज दी हुई है कि एक पेयर में दो एलिमेंट्स होंगे, तो वो दो एलिमेंट्स सिमिलर तब माने जाएंगे जब उन या तो वो दोनों इवन हो, या तो वो दोनों ऑड हो, या फिर उन दोनों के बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस 1 हो। ठीक है, तो जैसे ये कुछ सिमिलर एलिमेंट्स वाले पेयर है, ठीक है, ये दोनों इवन है, इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस 1 है, ये दोनों ऑड है। ठीक है, तो ये सिमिलर एलिमेंट्स वाले पेयर है। ठीक है, ये कुछ अनसिमिलर एलिमेंट्स वाले पेयर है। तो हमें करना क्या, हमें एक एरे दी होगी n एलिमेंट्स की, n पॉजिटिव इंटीजर्स की। हमें इस एरे को इस तरीके से पार्टीशन करना है कि हर एक एलिमेंट एक ना एक पेयर में तो जाए ही जाए, और वो जिस पेयर में जाए, ठीक है, मतलब जितने भी पेयर फॉर्म हो वो सारे के सारे सिमिलर हो। ठीक है, मतलब जितने भी पेयर्स फॉर्म हो वो सारे के सारे सिमिलर एलिमेंट से हो। तो अगर ऐसे सारे के सारे सिमिलर पेयर एलिमेंट्स बना सकता हूं मैं, और हर एक एलिमेंट को कोई ना कोई पेयर में इन्वॉल्व कर सकता हूं, मतलब एग्जैक्टली वन पेयर में ही इन्वॉल्व होगा हर एक एलिमेंट, तो आंसर करना है यस। ठीक है, अदरवाइज नो। ठीक है, तो जैसे कि मेरे को एरे दी हुई है ए, ये 11 14 16 12। तो देखो मैं इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। एक तरीका तो यही है कि 11 12, ठीक है, क्योंकि इनकी एब्सोल्यूट डिफरेंस इनके बीच में 1 है। ठीक है, तो मैंने इनको एक पेयर बना दिया, और एक 14 16 क्योंकि दोनों इवन है, तो ये इसमें दो पेयर बने, दोनों के दोनों में सिमिलर एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और सारे एलिमेंट्स कवर हो गए, तो आंसर हम देंगे यस। ठीक है, तो ये कुछ टेस्ट केस है यार, स्क्रीन पॉज करके एक बार समझ लो। ठीक है, आई होप समझ में तो आ ही गया अभी। तो अब अपन समझते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे क्या, पूरी एरे में हम पहले काउंट निकालेंगे इवन वैल्यूज का, फिर काउंट निकालेंगे ऑड वैल्यूज का। ठीक है, क्यों निकाल रहे हैं, तो देखो पहला केस होगा जब इवन काउंट और ऑड का काउंट दोनों ही इवन हो। ठीक है, इनका काउंट दोनों का इवन हो। तो जब देखो इवन काउंट मतलब मेरे पास जितनी नंबर ऑफ इवन वैल्यूज हैं, ठीक है, वो अगर उसका काउंट इवन है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इनका आपस में पेयर बना दूंगा, क्योंकि ये इवन है इनका काउंट, तो ये आपस में ही पेयर बना लेंगे। ठीक है, कोई बचेगा ही नहीं इवन का, ऑड मतलब इवन का आपस में इवन के साथ पेयर बन ही जाएगा सबका। ठीक है, ऐसे ही जब ऑड का काउंट भी इवन है, तो ये भी आपस में पेयर बना लेंगे। तो मैं कह सकता हूं कि हमेशा एक ना एक तरीका तो ऐसा होगा कि जिसमें मैं सारे एलिमेंट्स को हर एक पेयर में डाल पाऊंगा, मतलब यूनिक पेयर में डाल पाऊंगा, और वो एक सिमिलर एलिमेंट से बना होगा वो पेयर। ठीक है, तो आंसर हम सीधा यस कह देंगे। ठीक है, दूसरा केस क्या आता है कि जब दोनों का काउंट ऑड हो। ठीक है, तो दोनों का काउंट ऑड हो, इस केस में हम क्या करेंगे, जैसे कि इवन का काउंट भी 3 है और ऑड का काउंट भी 3 है, तो मान लो इवन में ये एलिमेंट्स प्रेजेंट है और ऑड में ये एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैं कैसे पेयरिंग कर सकता हूं, तो देखो इसके भी अब इसके अंदर दो केस होंगे। ठीक है, तो पहला क्या कि देखो इस इवन में कुछ आपस में पेयरिंग कर सकते हैं। ठीक है, मान लो 6 और 10 ने आपस में पेयरिंग कर ली, या फिर इस ऑड में भी कुछ आपस में पेयरिंग कर सकते हैं, मान लो 1 3 ने कर ली, 1 9 भी कर सकते हैं, 3 9 भी कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले सॉर्ट कर देंगे एरे को। ठीक है, सॉर्ट कर देंगे, तो सॉर्ट करने के बाद मैं ये देखूंगा कि क्या मेरे पास एडजस्ट कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स हैं, मतलब 3 4 या फिर 4 5 5 6 6 7, समझ रहे हो, जिनमें डिफरेंस एब्सोल्यूट डिफरेंस 1 हो। ठीक है, ये क्यों देख रहा हूं मैं, क्योंकि ये मैं तभी देखूंगा क्योंकि उनमें से एक वैल्यू तो होगी इवन, एक होगी ऑड। क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं कंसेक्यूटिव नंबर देखता हूं तो एक होगा x, एक होगा x प्लस 1। तो अगर x इवन है तो ऑटोमेटिकली ये ऑड होगा, और x ऑड है तो x प्लस 1 इवन होगा। ठीक है, तो इन मतलब हमने किया इनका एक पेयर बना सकते हैं, अगर ऐसा एक ऐसी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं तो मैं इन दोनों का एक पेयर बना सकता हूं। ठीक है, तो इन दोनों का एक पेयर बना दूंगा, तो दोनों का काउंट रिड्यूस, एक से रिड्यूस हो जाएगा, समझ रहे हो, अगर ऐसा एग्जिस्ट करता है तो। अब देखो जब मैं इनका काउंट एक से रिड्यूस करूंगा, तो क्योंकि इनका वैल्यूज ऑड थी तो एक से रिड्यूस करूंगा तो इवन मिल जाएंगी, और जैसे ही इवन मिली तो मैंने यहाँ देखा ही था कि जब जब काउंट इवन होता है तो मैं हमेशा कर ही सकता हूँ। ठीक है, तो कंक्लूजन ये निकल के आता है कि जब अगर मेरे दोनों ऑड काउंट्स हैं, ठीक है, अगर दोनों काउंट्स की वैल्यू ऑड है, तो मैं देखूंगा कि क्या ऐसी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं x, x प्लस 1, मतलब जिनके बीच में डिफरेंस 1 हो। तो करती हैं तो आंसर कर दो यस, और नहीं तो आउटपुट कर दो नो। ठीक है, अब लास्ट केस ये आता है कि या तो इवन का काउंट इवन हो
और ऑड का काउंट ऑड हो या फिर इवन का काउंट ऑड हो या ऑड का काउंट इवन हो, समझ रहे हो, मतलब दोनों की जो पेरिटी है वो अलग हो, ठीक है। जैसे कि ये 2 है ये 3 हो गया, या फिर ये ऑड था तो ये इवन हो गया, ठीक है। तो इन केसेस में क्या होगा, जैसे मान लो कि मेरे पास इवन में ये वैल्यूज प्रेजेंट है एरे में और ऑड में ये वैल्यूज प्रेजेंट है, तो जब तुम देखोगे कि इनमें से एक इवन है एक ऑड है, तो तुम कैसे भी पेयरिंग कर लो, चाहे आपस में कर लो चाहे कंसेक्यूटिव वैल्यूज में कर लो, कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी कि जहां पर तुम सारे एलिमेंट्स का एक ऐसा पेयर बना पाओ जहां पे एलिमेंट सिमिलर हो। जैसे कि एग्जांपल में देखो, मेरे पास ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इस एरे, ये जो ऊपर सिचुएशन लिखी हुई है इसकी मैंने एरे बना दी यहाँ पर 1 3 4 6 8 सॉर्टेड फॉर्म में, ठीक है। तो तुम अगर देखते हो कि अगर मैं 4 का 6 के साथ कर दूं तो भी देखो 8 रह जाएगा, ठीक है, और 1 का 3 के साथ कर दूंगा तो 8 तो किसी के साथ पेयर हो ही नहीं पाएगा, समझ रहे हो ना। और वो भी नहीं तो तुम ऐसे देख लो कि टोटल काउंट कितना है, टोटल काउंट है इसका ऑड ही होने वाला है, इवन प्लस ऑड, समझ रहे हो, टोटल काउंट हो जाएगा इवन प्लस ऑड, तो ये ऑड ही रहेगा मेरे को n, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर ऑड वैल्यूज है तो तुम इसको इवन पेयर्स में कैसे डिवाइड, मतलब पेयर्स में कैसे डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि एक पेयर में 2 वैल्यूज होंगी, ठीक है। अब नंबर ऑफ पेयर्स को तो तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इनका टोटल काउंट ही, अगर पूरे एरे का काउंट ही ऑड वैल्यू है तो तुम कभी भी नहीं कर सकते एक पेयर डिवाइड। तो इस केस में आंसर हमेशा नो ही आने वाला है, फिर चाहे ये वाली सिचुएशन हो चाहे ये वाली, क्यों, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इन एरे आर ऑड, ठीक है। तो ये हमारा वो था कोड, देख ले। तो ये सीक वाले क्वेश्चन का कोड है, ठीक है। इसमें देख लो टी टेस्ट के लिए, इसके लिए निकाला मैंने, पहले एन इनपुट लिया, फिर एरे इनपुट में ली, एरे इनपुट में हर एक एलिमेंट लेते वक्त मैंने ऑड और इवन का काउंट मेंटेन करा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे बस ये चेक किया है कि ये मैंने वो लास्ट केस डिस्कस किया है जब या तो ऑड का काउंट इवन होगा और इवन का काउंट ऑड होगा, और यहाँ पर ऑड का काउंट ऑड है, इवन का काउंट इवन है, तो इस केस में तो आंसर नो ही आने वाला है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑड होने वाले हैं, तो मैं पेयर्स में डिवाइड ही नहीं कर सकता, ठीक है। तो दूसरी चीज यहाँ पर कि ऑड मॉड्यूलस 2 और इवन मॉड्यूलस 2 ये दोनों ही इवन हो, ठीक है, तो आंसर आने वाला यस, ठीक है। दूसरी चीज, अगर दोनों ही ऑड हैं तो मैंने तुम्हें डिस्कस किया था, सबसे पहले सॉर्ट कर लो, सॉर्ट करने के बाद ये चेक करो कि जिनका ऐसी वैल्यूज हैं क्या जिनका डिफरेंस 1 हो, तो मैंने 1 से लेकर n तक चेक करा कि इनका डिफरेंस अगर 1 आता है तो फ्लैग वेरिएबल 1 कर दिया, अगर बाहर निकल तो फिर मैंने चेक किया कि अगर फ्लैग वेरिएबल 1 है तो सी यस कर दो वरना नो कर दो, ठीक है। तो ये सिंपल सा कोड था। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये डी लेवल का क्वेश्चन है यार, बाइंग शॉवल्स। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि ना हमें 2 चीजें दी हुई हैं, एक है एन, तो एन हमको एन शॉवल्स खरीदने हैं, ठीक है, एक दुकान से, ऐसे समझो, ठीक है, और उस दुकान में के टाइप ऑफ पैकेजेस हैं, ठीक है। तो ith पैकेज में आई नंबर ऑफ शॉवल्स हैं, ठीक है। तो जैसे मेरे पास के की वैल्यू 4 है, तो इसका क्या मतलब है, उस दुकान में 4 तरह के पैकेज हैं, ठीक है, 1 2 3 4, और जैसे अगर तुम कोई पैकेज देखोगे 2 तो उसमें 2 ही शावल्स हैं, 3 टाइप का पैकेज देखोगे तो उसमें 3 शावल्स हैं, ठीक है। तो ith पैकेज में आई शावल्स हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या कर, एक चीज और दी हुई है कि मेरे पास पैकेजेस का इनफाइनाइट सप्लाई है, ठीक है। तो एक पैकेज तुम कितने भी ले सकते हो, एक टाइप ऑफ पैकेज का बहुत सारी सप्लाईज है, ठीक है। तो अब तुम्हें इस तरीके से पैकेजेस लेने हैं कि वो पहली चीज तो सारे पैकेजेस जो तुम लोगे वो सेम टाइप के होने चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज की तुम्हें टोटल n शावल्स लेना है, और तीसरी चीज की इसकी जो नंबर ऑफ पैकेज है वो मिनिमम रखने हैं, ठीक है। तो आंसर में तुम्हें बताना है कितने मिनिमम नंबर ऑफ पैकेजेस सेलेक्ट लें कि n शावल्स हम खरीद सके दुकान से, ठीक है। तो 3 चीजें दिमाग में रखनी है कि n शावल्स लेना है, एग्जैक्टली सेम टाइप ऑफ पैकेज चूज कर सकते हो, ये इसमें गिवन है कि तुम सेम टाइप ऑफ पैकेज चूज करो, उसका तुम कितने भी नंबर ले सकते हो। जैसे अगर तुमने पैकेज नंबर 3 चुना जिसमें 3 शावल्स हैं हर एक पैकेज में, तो तुम ऐसे कितने भी पैकेज ले सकते हो, और एग्जैक्टली तुम्हें टोटल n शावल्स होना चाहिए, उनका सम जो होगा, ठीक है। तो एग्जांपल देख लो कि n 8 है और k इक्वल्स टू 7 है, ठीक है, मतलब मेरे पास 1 2 3 ऐसे 7 तक टाइप ऑफ पैकेजेस हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 2 पैकेजेस ही लूंगा और उसमें मेरा आंसर होने वाला है 2, क्यों, क्योंकि तुम 4 टाइप का पैकेज 2 लोगे क्वांटिटी में, ठीक है। तो तुम्हारे पास 4 शावल्स 2 बार आ जाएंगे, तो टोटल उनका 8 हो जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ पैकेजेस आउटपुट में भी देना है,
ठीक है, तो ये कुछ टेस्ट केस है, इनका ये आंसर दिया हुआ है। तो अगर अभी भी नहीं समझे तो यहाँ पर पॉज कर लेना और एक बार दोबारा से स्टेटमेंट को पढ़ लेना। ठीक है, अब अपन चलते हैं क्वेश्चन डिस्कस की तरफ। तो n दिया हुआ है, ठीक है, k दिया हुआ है, मतलब मेरे पास k टाइप ऑफ पैकेजेस है, तो मतलब 1 2 3 ऐसे k तक है। तो मेरे को करना क्या है, मुझे एक टाइप ऑफ पैकेज चुनना है जिसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो मान लो va नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, va नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मैं बहुत सारी क्वांटिटी ले सकता हूँ जितनी मेरी मर्जी है, बट लेना मेरे को एक टाइप का ही है। तो मेरे को करना क्या है, मेरे को एक ऐसा पैकेज चुनना है जो कि मल्टीपल हो n का। ठीक है, क्योंकि अगर वो मल्टीपल नहीं हुआ तो फिर मैं कभी भी n एग्जैक्टली शावल नहीं ले सकता उस टाइप का पैकेज चुन के। ठीक है, तो मुझे एक ऐसा टाइप ऑफ पैकेज चुनना है जो कि मल्टीपल होगा n का। ठीक है, और मेरे को क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ पैकेजेस सेलेक्ट करना है तो मेरे को va को मैक्सिमाइज करना होगा। क्यों? क्योंकि देखो आंसर क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है n डिवाइडेड बाय va। ठीक है, तो अगर ये वाली पूरी वैल्यू मेरे को मिनिमाइज करनी है तो इसके लिए मुझे va को मैक्सिमम करना होगा। तो बस मेरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि मुझे एक ऐसा मल्टीपल चाहिए n का मैक्सिमम पॉसिबल जो कि इस रेंज में हो, मतलब 1 से लेकर k तक मैक्सिमम मल्टीपल कौन है n का। ठीक है, वो आंसर हो जाएगा। और वही आंसर क्यों है, क्योंकि देखो मैं एक टाइप के पैकेज चुन के ही उसका बहुत सारा ले सकता हूँ क्वांटिटी में। तो मान लो मैंने 4 चुना तो मैं 4 के मल्टीपल ले सकता हूँ, मल्टीपल क्वांटिटी ले सकता हूँ, 4 + 4 + 4 + 4। ठीक है, तो n जो होगा वो मतलब इससे निकाला जा सकता है। तो ये जो है वो n का मल्टीपल है और ये इस रेंज में भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि k+1 तुम सेलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि उस टाइप का पैकेज ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो तुम्हें एक ऐसा मल्टीपल चाहिए जो कि इस रेंज में हो, ठीक है, और मैक्सिमम हो। तो ये अपना मेन क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, तो इसको देखेंगे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये उसका कोड है। तो देखो इसमें मैंने टी टेस्ट केस के लिए निकाला है, n और k इनपुट में लिए। ठीक है, इनिशियली आंसर की वैल्यू -1 है। ठीक है, तो आंसर मेरा डिनोट कर रहा है कि मैक्सिमम पॉसिबल मल्टीपल क्या है। ठीक है, जो va है ना वो मेरा इसमें ans आंसर के नाम से यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक स्क्वायर रूट ऑफ ऑर्डर ऑफ स्क्वायर रूट की एक टेक्निक है जिसमें तुम 1 से लेकर स्क्वायर रूट ऑफ n तक ट्रेवर्स करते हो और सारे मल्टीपल सारे डिवाइजर्स को निकालने की कोशिश करते हो। ठीक है, कैसे करते हो, अगर n मॉड्यूलस i 0 है, ठीक है, तो तुम चेक करोगे कि n डिवाइडेड बाय अगर i के इक्वल है, मतलब i × i = n है बेसिकली, तो तुम सीधा यहाँ पर एक ही डिवाइजर है, चेक कर लोगे कि i अगर k से छोटा है तो मैक्सिमम चूज करना है आंसर में से और i में से। ठीक है, क्योंकि तुम्हें मैक्सिमम पॉसिबल डिवाइजर चूज करना है। ठीक है, तो और अगर n डिवाइडेड बाय मतलब तुमने ये देख लिया कि i जो है वो n को डिवाइड तो कर रहा है, बट ऐसी सिचुएशन नहीं है, तो इसका मतलब मेरे पास 2 डिवाइजर्स हैं, एक i और एक n डिवाइडेड बाय i। ठीक है, ये स्क्वायर रूट ऑफ n में टेक्निक होती है, तुम ऑर्डर ऑफ n में भी जा सकते हो, बट इस क्वेश्चन में उसमें टी लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू 10⁹ तक जा रही है। ठीक है, तो तुमने क्या किया, देखो यहाँ पर आंस में मैक्सिमम मल्टीपल स्टोर कर लिया जो कि k से छोटा है या k के इक्वल है। ठीक है, k से बड़ा है तो तुम नहीं देखोगे उसको। ठीक है, और आंसर में देखो तुम प्रिंट क्या कर रहे हो, n डिवाइडेड बाय मैक्सिमम पॉसिबल मल्टीपल इन द गिवन रेंज। तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन था, इसमें कुछ कहानी सी लिखी हुई थी, बट मेन क्वेश्चन था वो था कि मैक्सिमम मल्टीपल या मैक्सिमम डिवाइजर लाना है 1 से लेकर k तक के में। ठीक है, n का, और ये स्क्वायर रूट ऑफ n में करोगे तो निकल जाएगा। ठीक है, वैसे n की पावर 1/3 भी होती है एक अप्रोच, पर उतना जाने की जरूरत नहीं क्योंकि यहीं पे काम हो जाएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, और ये सारे कोड मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक में। ठीक है, तो इसकी तो तुम टेंशन लेना मत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर, अब ई लेवल का प्रॉब्लम देखते हैं, पॉलीगन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमें एक n/n की मैट्रिक्स दी है, मतलब n इनपुट में दिया है, तो हमें एक n/n का स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, और पहले तो ये देखो कि ना इसमें फर्स्ट रो के ऊपर, मतलब हर एक कॉलम के जस्ट ऊपर एक कैनन रखी हुई है जो कि 1 फायर करती है। ठीक है, मतलब जो ये फायर करती है वो 1 वैल्यू फायर करती है मैट्रिक्स में। ठीक है, ऐसे ही जो फर्स्ट कॉलम के लेफ्ट साइड पे, मतलब हर एक रो के स्टार्टिंग में एक कैनन रखी हुई है जो भी 1 फायर करती है। ठीक है, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कैनन्स कितनी हो गई, 2n। ठीक है, तो ये 1 फायर करती है, तो ये
वन फायर करती हैं तो वो वन जाके रुकेगा कब, कि जा तो कॉलम या रो का एंड आ गया हो, मतलब इसने अगर इस वाली कैनन ने फायर किया तो वो सीधा पहले यहाँ जाके रुक सकती है क्योंकि यहाँ पे रो एंड खत्म हो गई। तो ऐसे ही अगर इस कैनन ने फायर किया तो कॉलम के एंड पे जाके रुकेगी, या फिर बीच में अगर इसको कहीं वन मिल गया, जैसे यहाँ पर इस वन से कोलाइड करेगा ये वन, तो वहां पर रुक जाएगा ये, ठीक है। मतलब जैसे कि ये देखो, इस कैनन ने वन फायर किया तो वो यहाँ पे रुकेगा, वापस से फायर किया तो यहाँ पे रुकेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ इस वन से कोलाइड कर जाएगा तो इस वाली पोजीशन पर ही आके रुक जाएगा, ठीक है। तो जब यहाँ वन आ गया तो अगर इस वाली कॉलम में जो कैनन है वो फायर करेगी वन, तो वो यहीं पे आके रुक जाएगा क्योंकि वो इस वन से कोलाइड कर जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास ये एक पॉसिबल मैट्रिक्स है, ये मैं ऑब्टेन कर सकता हूँ कुछ फायरिंग करके, ठीक है। 3 तरह के शूट्स करने पड़ेंगे मेरे को, उसके बाद मेरे को ये पॉसिबल मैट्रिक्स मिल जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो मुझे क्वेश्चन में दिया गया है, मुझे टी टेस्ट केस में मेरे को n दिया हुआ है और एक n बाय n की मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है। तो मुझे ये बताना है क्या मैं इस मैट्रिक्स को कुछ फायरिंग करके ला सकता हूँ क्या, मतलब ये वाली मैट्रिक्स मुझे कुछ वन फायर करके मिल सकती है क्या, और वन फायर करने के बाद वन कहाँ रुकेगा उसके रूल्स मैंने तुम्हें बता ही दिए, वरना एक बार ये वाली चीज दोबारा पढ़ लो, ठीक है। तो ये वाली चीज, ठीक है। तो मैंने बताया कि वन या तो सीधा रो या कॉलम के एंड में जाके रुकेगा, या फिर कोई वन से टकरा जाए तो उससे जस्ट पहले वाले सेल में रुकेगा, ठीक है। तो ये रूल्स हैं, मुझे बताना है कि क्या मेरे को गिवन मैट्रिक्स मिल सकती है क्या, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना एक बहुत सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है, वो करनी है, और ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है उसके आगे, ठीक है। तो जैसे कि ये एक मान लो n इक्वल्स टू 2 है और मेरे को मैट्रिक्स दी हुई है ये, ठीक है। तो देखो इसमें क्या ये वन मिल सकता है मेरे को कि इस पोजीशन पे वन मिले। देखो इस पोजीशन पे वन कब मिलता मेरे को, या तो ये रो का या कॉलम का एंड होता, क्योंकि मान लो इस कॉलम में मेरे को पहले ऐसे डिस्कस कर लेते हैं ये मिल सकता है या नहीं मिल सकता। तो देखो तुम ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि नहीं, यहाँ पोजीशन पे वन आने से पहले या तो यहाँ वन होना चाहिए था या फिर यहाँ पे वन होना चाहिए था, ठीक है। अगर यहाँ पे वन आता तो मैं इस वाली कैनन से वन फायर करता तो फिर वो यहाँ रुक जाता, तो मैं इस वन को ला सकता था, बट यहाँ पर 0 है, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ वन होता तो मैं फर्स्ट कॉलम वाली कैनन से फायर करता तो ये वाला वन यहाँ पे रुक जाता, बट ऐसा भी नहीं है। तो इस वाले वन को लाने के लिए मुझे पहले इनको वन बनाना पड़ता, तो ये वाली मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है, तो आंसर नो हो गया, ठीक है। उसी तरीके से तुम पहले इसको देखो, तो तुम ऐसे एक बार ऑब्जर्व करोगे कि देखो इस वाले वन पहले देखो यहाँ से चालू करेंगे तो ये वाला वन तो ला ही सकता है क्योंकि ये कॉलम के लास्ट है, ठीक है। तो ये वाले वन तो आराम से आ सकते हैं क्योंकि ये वाली कैनन सबसे पहले फायर करेगी तो वन यहाँ के रुकेगा, सारे 0 है इनिशियली, ठीक है। सारे एलिमेंट्स 0 हैं इनिशियली मैट्रिक्स में, तो अगर ये वाली कैनन फायर करेगी तो सीधा वन यहाँ के रुकेगा, ये वाली कैनन फायर करेगी तो वन यहाँ के रुकेगा। तो ऐसे ऐसे इनिशियली सारे एंड एलिमेंट, एंड कॉलम के आखिरी एलिमेंट्स और रो के आखिरी एलिमेंट्स में वन तो आराम से आ सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके आगे तो जा ही नहीं सकता वन, ठीक है। इसके बाद अगर कहीं वन लाना हुआ तो देखो यहाँ पर वन ला सकता हूँ क्या मैं, अगर मेरा यहाँ पे वन आ चुका है, हाँ बिल्कुल ला सकता हूँ। इस वाली कैनन से फायर करूंगा तो वन यहाँ के रुकेगा, उसके बाद फायर करो यहाँ पे आके रुक जाएगा, पर इससे पहले तुम इसको वन बना दो, ठीक है। इस वाली कैनन से फायर करके सेकंड रो पे जो कैनन है उससे फायर करोगे, यहाँ वन आ जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे देखोगे तो तुम देखोगे कि ये वाली मैट्रिक्स मुझे मिल सकती है, ठीक है। तो बेसिक रूल क्या है, तो सबसे पहले एक चीज देखो कि कोई भी वन कहाँ हो सकता है, तो या तो वो कॉलम रो के आखिरी एलिमेंट पे हो सकता है, ठीक है, क्योंकि देखो रो के आखिरी एलिमेंट में क्या है, मैं फर्स्ट रो की बात कर रहा हूँ, तो फर्स्ट रो के आखिरी एलिमेंट पे मैं सबसे पहले फायरिंग करूंगा फर्स्ट रो की कैनन से, तो यहाँ पर वन आराम से आ जाएगा, सबसे पहले इनिशियली सारे 0 हैं तो यहाँ पे आके वन रुकेगा, ठीक है। उसके बाद मान लो मुझे सेकंड रो की बात कर रहा हूं मैं, तो सेकंड रो के आखिरी एलिमेंट में वन कैसे लाया जा सकता है, तो बिगनिंग में जब सारे एलिमेंट 0 थे तो तुम सेकंड रो की कैनन से फायर करो, जो वन है वो यहाँ पे आके रुकेगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं किसी भी कॉलम के लास्ट एलिमेंट में भी वन ला सकता हूँ जहां जहां मुझे लाना है, ठीक है। तो मैं अगर ऊपर वाले क्वेश्चन की बात करूं तो देखो इस वाले क्वेश्चन में मैं सारे कॉलम सारी रो के आखिरी एलिमेंट्स को वन बना सकता हूं, और खैर इसमें तो n = 5 लिया है तो मैंने, तो देखो समझ गए ना कि मेरे को कॉलम के और रो के आखिरी एलिमेंट से वन तो मिल ही सकता है, ठीक है। दूसरी बात, अगर मेरे को कहीं मैट्रिक्स में बीच में वन चाहिए, मान लो मुझे यहाँ वन चाहिए, यहाँ पर वन चाहिए, तो यहाँ पर वन कब आ सकता है, यहाँ पर वन तभी आ सकता है या तो इसके राइट मोस्ट एलिमेंट, राइट मोस्ट सेल में वन हो, या इसके डाउन मोस्ट सेल में वन हो, ठीक है। जस्ट एडजेसेंट डाउन वाला जो सेल है यहाँ पर वन हो,
या फिर इसके राइट एडजेसेंट में जो सेल है वहां पर 1 हो। क्यों? क्योंकि देखो अगर यहाँ पे 1 पॉसिबल होता, मान लो यहाँ पर 1 पॉसिबल होता, तो मैं इस वाली रो की, मतलब इस केस में थर्ड रो की कैनन से फायर करता और यहाँ पर 1 था तो ये वाला 1 आके यहाँ रुक जाता। इनिशियली मान लो ये 0 था, ये भी 0 था, ये 0 था, तो मैंने इस वाली के, अगर यहाँ पर 1 है, ठीक है, तो इस सेल के राइट मोस्ट सेल में जो वो एलिमेंट है वो 1 है, तो देखो मैं क्या करता, यहाँ इस वाली थर्ड रो पे जो कैनन है उससे फायर करता तो 1 आके यहाँ पे रुकता। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 1 आराम से ला सकता था। और अगर यहाँ पर 0 होता, बट अगर यहाँ पे 1 होता, ठीक है, मान लो, और यहाँ पे 1 तभी होगा जब यहाँ और यहाँ 1 होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना ये कैसे लिंक्ड अप है। तो यहाँ पर 1 तभी आ सकता है जब या तो यहाँ 1 हो या यहाँ 1 हो, मतलब राइट मोस्ट एडजेसेंट सेल में 1 हो या उसके डाउन मोस्ट एडजेसेंट सेल में 1 हो। ठीक है, तो ये हर सेल के लिए होगा। तो मेरे पास 3 कंडीशंस हैं। ठीक है, पहली कंडीशन कि अगर कोई सेल 1 है तो सबसे पहले चेक करो क्या वो उस रो या उस कॉलम का आखिरी एलिमेंट है। अगर आखिरी एलिमेंट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वहां पर 1 हो सकता है। ठीक है, उस मैट्रिक्स में। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर कहीं किसी सेल में 1 है और वो आखिरी एलिमेंट रो या कॉलम का नहीं है, तो तुम चेक करो कि क्या वो उसके राइट मोस्ट सेल में 1 है, क्या उसके राइट मोस्ट जो एडजेसेंट सेल है, उसके राइट में जो एडजेसेंट सेल है वहां पर 1 है। तो अगर वहां पर 1 पॉसिबल है तो इसमें भी 1 पॉसिबल होगा। ठीक है, अगर राइट में पॉसिबल नहीं है तो फिर तीसरी कंडीशन ये है कि तुम देखो उसके डाउन में जो नीचे जो एडजेसेंट सेल है, ठीक है, तो वहां पर 1 है। अगर वहां पर 1 है तो फिर ये 1 हो सकता है। तो ये 3 कंडीशन में से अगर कोई भी एक कंडीशन ओबे करता है तो मेरे करंट सेल में 1 आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता। ठीक है, तो मेरी अप्रोच क्या होने वाली है, जो भी मेरे को मैट्रिक्स दी जाएगी, ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं लूप लगा दूंगा और मैं चेक करूंगा अगर मेरे को 1 मिलता है तो यहाँ पर 1 कभी यहाँ पर 1 चेक करता हूँ, इस वाली मैट्रिक्स का केस लेता हूँ, तो मैंने ट्रेवर्स करना चालू किया, देखो यहाँ पर 1 मिला, यहाँ पर 1, क्या ये रो का आखिरी एलिमेंट है, नहीं, क्या ये कॉलम का आखिरी एलिमेंट है, नहीं, तो मैं चेक करूंगा कि इसके राइट या डाउन मोस्ट एडजेसेंट सेल में 1 है, हाँ मेरे को डाउन में मिल गया। इन दोनों में से अगर कोई भी एक जगह मिल गया तो भी 1 हो सकता है, तो ये 1 हो सकता है। ठीक है, इस 1 की बात करूं तो ये रो का आखिरी एलिमेंट है। ठीक है, इस 1 की बात करूं तो देखो इसके राइट में एक 1 है, इसकी बात करूं तो यहाँ पर दोनों में ही 1 है, तो कोई भी ले लो। ठीक है, तो इस तरीके से तुम देखोगे कि सारे 1 के लिए जो कंडीशन है वो ओबे कर रही है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर यस आएगा। और मैं लॉजिकली सोचूं तो भी ये पॉसिबल तभी होगा कि कोई भी कैनन, अगर रो वाली कैनन कोई फायर करेगी तो वो 1 कहां पे जाके रुकेगा, जब इसके अगले सेल में 1 होगा। ठीक है, और अगर कॉलम वाली कैनन से फायर कर रहा हूं तो 1 कहां जाके रुकेगा, जब इससे नीचे वाले सेल में 1 होगा। तो ये कुछ कंडीशंस थी यार, ये ऑब्जर्व करनी थी, इसके बाद तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं था। तो अगर इसकी बात करूं तो जैसे इस 1 में देखो ये ना रो का आखिरी एलिमेंट है, ना कॉलम का आखिरी एलिमेंट है, और ना इसके नीचे या राइट साइड में जो सेल है वहां पर 1 है। ठीक है, तो मुझे एक 1 ऐसा मिल गया जो कि कोई भी कंडीशन ओबे नहीं कर रहा। अगर तुम्हें एक ऐसा 1 मिल जाए तो तुम्हें सीधा आंसर करना है नो। ठीक है, और अगर नहीं मिले तो आंसर कर दो यस। यही क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसकी इंप्लीमेंटेशन देख लो। तो मैंने टी टेस्ट केस के लिए पहले n इनपुट में लिया, ठीक है, फिर एक 2D वेक्टर बनाया मैंने, स्ट्रिंग करिए, तुम सिंपल इंटीजर एरे का भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, तो मैंने एक स्ट्रिंग की वेक्टर बनाया और वो इनपुट में ले लिया। ठीक है, तो जो भी मेरे को दिया जाएगा, फिर मैं क्या चेक कर रहा हूँ, मैंने पूरी मैट्रिक्स में ट्रेवर्स करना चालू किया। ठीक है, 1 by 1। ठीक है, अगर मेरे को कोई एलिमेंट 1 मिलता है, ठीक है, तो देखो अगर मेरा एलिमेंट 1 है तो तुम चेक करोगे क्या, देखो मैंने एक फ्लैग वेरिएबल इनिशियली 0 सेट कर दिया। हर बार जब भी मुझे कोई 1 मिलता है तो मैं एक फ्लैग को 0 सेट करता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं चेक करूंगा कि अगर कॉलम या रो का आखिरी एलिमेंट है तो वो ये कंडीशन ओबे करेगी, तो यहाँ पर F1 कर दूंगा। ठीक है, अगर नहीं है, रो का आखिरी एलिमेंट नहीं है, ठीक है, या उस कॉलम का आखिरी एलिमेंट नहीं है, तो क्या उससे नीचे वाला एलिमेंट पे, तो ये नीचे वाला एलिमेंट की बात कर रहा हूं मैं, इसमें 1 है, तो अगर 1 है तो ये F1 हो जाएगा। ठीक है, या फिर उसके राइट जस्ट एडजेसेंट राइट में अगर 1 है तो F1 हो जाएगा। ठीक है, अगर इन तीनों में से ही नहीं है तो F0 रहेगा, और जैसे ही F0 है तो मैंने एक फ्लैग को 0 कर दिया कि मुझे एक ऐसा 1 मिल गया जो कि इन तीनों में से कोई ओबे नहीं करता। ठीक है, तो मैं इन लूप से बाहर आ जाऊंगा। यहाँ पर मैंने लिख रखा है FL के लिए कंडीशन। ठीक है, और अगर FL 0 था तो मेरे को एक ऐसा 1 मिला था कहीं ना कहीं, तो मैंने आउटपुट कर दिया नो, अदरवाइज यस। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसमें बस ऑब्जर्वेशन बनानी थी, उसके बाद तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं था। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। तो अब एफ लेवल के क्वेश्चन पे चलते हैं, स्पार्स स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसमें मुझे क्या था, दिया हुआ था कि मेरे को n स्ट्रिंग्स दी हुई हैं जिनकी लेंथ m फिक्स्ड है। ठीक है, तो मेरे पास n स्ट्रिंग है जिनकी लेंथ m है। ठीक है, और लोअर केस इंग्लिश लेटर्स हैं इनमें। ठीक है, तो मुझे एक ऐसी स्ट्रिंग निकालनी है फाइनली आंसर में जो कि एक कंडीशन को ओबे करे, और वो कंडीशन ये है कि हर एक स्ट्रिंग में, जो मेरी आंसर वाली स्ट्रिंग है और जो मेरी इनपुट में n स्ट्रिंग है, तो हर एक इनपुट की स्ट्रिंग के साथ मेरी जो आंसर वाली स्ट्रिंग होनी चाहिए वो एटमोस्ट एक कैरेक्टर से डिफर करनी चाहिए। मतलब या तो मेरी इनपुट वाली स्ट्रिंग को कोई भी एक स्ट्रिंग उठाओ और जो मेरी आंसर में मैंने स्ट्रिंग दी है वो लो, तो उन दोनों को जब मैं कंपेयर करूंगा तो या तो सेम टू सेम होगी, ठीक है, या फिर उनमें से कोई एक कैरेक्टर डिफरेंट होगा। मतलब अगर जेथ पोजीशन की बात करूं तो जेथ पोजीशन पर जो इनपुट स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर है और जो मेरी आंसर स्ट्रिंग मैंने चुनी है उसमें जो कैरेक्टर वो डिफर करेंगे। ठीक है, तो मुझे एक ऐसी स्ट्रिंग निकालनी है जो कि मेरी इनपुट वाली हर एक स्ट्रिंग से या तो एटमोस्ट एक पोजीशन से डिफर करें, एक कैरेक्टर से डिफर करें, या फिर वो डिफरेंस कोई हो ही नहीं उन दोनों स्ट्रिंग्स में, वो दोनों की दोनों सेम हो। ठीक है, तो मुझे एक ऐसी स्ट्रिंग आउटपुट में देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि मान लो मेरे पास दो इनपुट की स्ट्रिंग है ए बी ए सी और जेड बी ए बी। तो देखो एक आंसर वाली स्ट्रिंग क्या हो सकती है जो मुझे आंसर में देनी है, ए बी ए बी। क्यों? क्योंकि देखो इस फर्स्ट स्ट्रिंग से कंपेयर करोगे तो देखो लास्ट वाला कैरेक्टर ही डिफरेंट है, मतलब एक ही कैरेक्टर डिफरेंट है, लास्ट वाला इसमें सी है इसमें बी है। ठीक है, और सेकंड से कंपेयर करोगे तो इसमें फर्स्ट वाला जेड है और इसमें फर्स्ट वाला ए है। ठीक है, तो ये आंसर हो सकता है। ठीक है, तो अब मुझे एक ऐसी आंसर वाली स्ट्रिंग आउटपुट में देनी है। ठीक है, अगर ऐसी नहीं निकाल पाता हूं तो मेरे को आंसर में -1 देना है। ठीक है, तो ये कुछ टेस्ट केस है, ठीक है, यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। तो अब इसका आंसर डिस्कस करते हैं। अगर अभी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो अभी पॉज करो और ये स्टेटमेंट्स पढ़ लो जितनी भी दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे तो डिस्कस करते हैं। तो देखो मान लो मेरे पास ना 4 स्ट्रिंग है, तो ये जो पहली रो में जितने भी कैरेक्टर्स है ये एक स्ट्रिंग को डिनोट कर रहे हैं सारे। ठीक है, तो पहली स्ट्रिंग है ABCE। ठीक है, दूसरी है RBTU ABSU HETE। ठीक है, ये सारी स्ट्रिंग्स डिनोट कर रही है हर एक रो। तो मैं क्या करूंगा इस क्वेश्चन में, देखो क्योंकि कंस्ट्रेंट बहुत कम है। ठीक है, यहाँ पे तुम देखोगे कंस्ट्रेंट जो है वो बहुत कम है। मतलब देखो मेरे पास 10 डिफरेंट स्ट्रिंग हो सकती है जिनकी लेंथ 10 हो, बहुत कम कंस्ट्रेंट है। तो यहाँ पे तुम ब्रूट फोर्स टेक्निक भी अप्लाई करोगे, वो उसमें क्या करने वाले मैं बताता हूँ, बट तो वो भी काम कर जाएगा। ठीक है, तो गंदे से गंदा सोल्यूशन भी यहाँ पे काम करेगा। तो उसमें क्या करने वाले हैं हम, मैं क्या करूंगा कि मैं हर एक पॉसिबल उस स्ट्रिंग को स्टोर कर लूंगा जो कि मेरी आंसर में हो सकती है। मतलब वो आंसर है या नहीं है वो मैं नहीं बोल रहा, मतलब अगर जैसे मैं फर्स्ट स्ट्रिंग को लूं, ठीक है, जैसे मैंने फर्स्ट स्ट्रिंग ली ABCE। ठीक है, तो मान लो अगर मैं देखूं कि कोई एक आंसर वाली स्ट्रिंग हो जो कि इस स्ट्रिंग के साथ वो कंडीशन ओबे करे। वो कंडीशन क्या थी कि इस स्ट्रिंग इनपुट में जो स्ट्रिंग ले रहा हूं और जो मेरी आंसर में जो स्ट्रिंग दी है मैंने, वो दोनों एटमोस्ट एक कैरेक्टर से डिफर करें। ठीक है, तो मैं सिर्फ फर्स्ट स्ट्रिंग को लूंगा और इससे जो सिर्फ फर्स्ट स्ट्रिंग से जो पॉसिबल स्ट्रिंग निकाल सकता हूं मैं, जो कि आंसर में दे सकता हूं, जो कि इस स्ट्रिंग से एक से डिफर करेगी, एक कैरेक्टर से एटमोस्ट, या तो करेगी नहीं, या तो मतलब यही होगी। ठीक है, या फिर इससे एक कैरेक्टर से डिफर करेगी। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, मैंने सेलेक्ट करी ABCE, फर्स्ट स्ट्रिंग सेलेक्ट करी अभी। ठीक है, तो क्या क्या मेरे पास इसके लिए आंसर हो सकती है, ये स्मॉल है। ठीक है, तो क्या क्या मेरे पास आंसर पॉसिबल हो सकते हैं। तो सबसे पहला तो हो सकता है कि यही हो, ABCE। ठीक है, ये तो पॉसिबिलिटी है ही कि मैं क्योंकि डिफर ही ना करें कोई भी कैरेक्टर, ठीक है, सेम टू सेम यही हो, तो मैं इसको एक सेट में स्टोर करता चलूंगा। ठीक है, उसको मैंने पॉसिबल आंसर से डिनोट कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, एक तो है यही ABCE। ठीक है, दूसरी क्या है, दूसरा ये है कि A मतलब पहला कैरेक्टर डिफरेंस डिनोट कर रहा है, मतलब पहला कैरेक्टर जो मेरा आंसर में हो और जो पहला कैरेक्टर इस स्ट्रिंग में हो वो दोनों डिफरेंट हो। तो देखो इसमें पहला कैरेक्टर है A, तो आंसर में तुम B से लेकर Z तक मतलब 25 चॉइसेस है तुम्हारे पास पहले कैरेक्टर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर 25 चॉइसेस लिख रहा हूं मैं। ठीक है, मतलब फर्स्ट कैरेक्टर पर फर्स्ट कैर B से लेकर Z तक कुछ भी कर लो, ले लो। ठीक है, और क्या हो सकता है इस स्ट्रिंग के लिए आंसरेबल स्ट्रिंग क्या क्या हो सकती है। तो देखो अभी तो मैंने सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर को डिफर किया था, अब मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट और बाकी सेम हो, सिर्फ सेकंड डिफरेंट हो। ठीक है, आंसर से, तो सेकंड इस केस में B है,
तो मेरे पास बाकी और 25 चॉइसेस होती हैं, ठीक है। तो 25 चॉइसेस कौन सी होंगी, ए से लेकर जेड तक, ठीक है। बस इसमें से बी हटा दो क्योंकि बी मेरे को सेम नहीं रखना, ठीक है। ऐसे ही तुम थर्ड कैरेक्टर के लिए भी निकालोगे तो भी तुम्हें 25 चॉइसेस मिलेंगी, ठीक है। और ऐसे ही तुम लास्ट कैरेक्टर के लिए निकालोगे तो भी तुम्हें 25 चॉइसेस मिलेंगी। तो अगर मैं देखूं कि मैंने फर्स्ट स्ट्रिंग के लिए पॉसिबल स्ट्रिंग निकालना चालू किया तो देखो तुम्हें वर्स्ट केस में कितनी पॉसिबल स्ट्रिंग मिलेंगी, ठीक है। वर्स्ट केस में मुझे जितने नंबर ऑफ मेरे पास लेंथ है, मतलब जितनी लेंथ है मेरे पास, उसको मैं 26 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, 26 से, तो उतनी पॉसिबल मेरे को वर्स्ट केस में, ठीक है, उतनी पॉसिबल स्ट्रिंग्स मिलेंगी उस ऑर्डर की, ठीक है। 26 से नहीं करके, जैसे कि मेरे को जो ऑर्डर है मैं अगर निकालना चाहूं तो मेरे पास लेंथ मैक्सिमम 10 हो सकती है, मैंने कंस्ट्रेंट दिखाए थे बहुत कम है, और हर एक लेंथ मतलब हर एक कैरेक्टर के लिए मैं 25 स्ट्रिंग निकाल सकता हूं, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूं सिर्फ एक स्ट्रिंग की, अभी मेरे पास वेक्टर में n स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ एक पॉसिबल एक स्ट्रिंग की बात की है, तो ऐसी मेरे पास n स्ट्रिंग्स होंगी, ठीक है। और n की मैक्सिमम वैल्यू भी जो है वो गिवन है क्वेश्चन में 10 है, ठीक है। तो अभी तक समझ में आया क्या किया मैंने किया मैंने हर एक पॉसिबल स्ट्रिंग के लिए उस स्ट्रिंग की तरफ से क्या आंसर में दे सकता हूं मैं, वो वाली स्ट्रिंग्स निकाल ली, मतलब उससे डिफरेंस एक जिसमें एक कैरेक्टर डिफर कर रहा हूं, ऐसी स्ट्रिंग्स निकाल ली मैंने, ठीक है। एट मोस्ट एक कैरेक्टर डिफरेंट हो तो तुम देखोगे कि इसका जो ऑर्डर आएगा वो मतलब तुम्हें हर एक पोजीशन पे जाके 25 डिफरेंट कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग बनानी होगी, तो ये तो 250, ये तो मतलब बहुत कम ऑर्डर है, ठीक है। उसके बाद तुम देखोगे कि ऐसे मैं हर एक पॉसिबल स्ट्रिंग्स के लिए निकालूंगा, ठीक है, और इसको एक सेट में स्टोर करता चलूंगा। अब ये मैंने फर्स्ट के लिए निकाली, फिर उसके बाद तुम RBTU के लिए निकालोगे, ठीक है। तो देखो RBTU के लिए कैसे निकालोगे, RBTU के लिए तो सबसे पहले तो होगी RBTU, ठीक है, कोई चेंज ही नहीं किया, ठीक है, यही स्ट्रिंग आ गई। उसके बाद तुम 25 चॉइसेस चुनोगे जिसमें फर्स्ट कैरेक्टर तुम्हारा होगा, बाकी सेम होंगे, ठीक है। फर्स्ट कैरेक्टर तुम्हारा होगा A to Z माइनस R को हटा दो, मतलब R नहीं ले सकते, बाकी तुम फर्स्ट कैरेक्टर पे A से लेकर Z तक कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। बाकी कैरेक्टर सेम है स्ट्रिंग में, तो तुम्हें ऐसे ऐसे एक सेट में स्टोर करते चलना है स्ट्रिंग को, ठीक है। तो तुम इसका ऑर्डर निकालोगे तो तुम्हारे को निकल के आएगा कि n की मैक्सिमम वैल्यू 10, ठीक है, उसके बाद M10, उसके बाद तुमने डिफरेंट कैरेक्टर्स को ले लिया 25 या 26 भी ले लो तो भी, ठीक है, क्योंकि 26 डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए तुमने निकाली, तो ये ऑर्डर निकल के आता है 2600, ठीक है। तो ये अभी बहुत फीजिबल है, अपन आराम से निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। तो मैंने करा क्या, मैंने एक कुछ लूप्स रन किया और मैंने लूप्स रन करके एक सेट निकाल लिया जो कि डिनोट कर रहा है सेट ऑफ स्ट्रिंग विच कैन बी आंसर, ठीक है। तो अब मेरा जो आंसर होने वाला है, जो फाइनली मैं आउटपुट करने वाला हूं, वो इनमें से ही कोई एक होने वाला है, ठीक है, क्योंकि अभी तक मैंने वो स्ट्रिंग्स निकाली हैं जो कि हर एक इंडिविजुअल स्ट्रिंग को के लिए कंडीशन ओबे कर रही है, ठीक है। अब एक मुझे ऐसी स्ट्रिंग आउटपुट में देनी है जो कि हर एक स्ट्रिंग के लिए कंडीशंस ओबे करे, ठीक है। अभी तक मैं जैसे फर्स्ट स्ट्रिंग के लिए निकाला, फिर मैंने सेकंड स्ट्रिंग के लिए निकाला था, ठीक है। मेरे पास ऐसी n स्ट्रिंग है, तो जो आंसर में जो इस सेट में ऐसी स्ट्रिंग है जो कि मेरे पास इनपुट में जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं उसके साथ कंडीशंस ओबे करेंगी, अगर कोई ऐसी स्ट्रिंग मिलती है तो वो मेरा आंसर है, ठीक है। और अगर नहीं मिलती है तो तुम्हें -1 आउटपुट में देना है, ठीक है। तो आई होप ये वाली चीज समझ में आई होगी, क्योंकि इसमें हमने ब्रूट फोर्स टेक्निक लगाई है। हमने करा क्या है, जितनी पॉसिबल आंसर हो सकता था वो मैंने निकाल लिया पहले ही, ठीक है, और उनमें से ही कोई अब मैं एक चुनने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं जल्दी से थोड़ा शॉर्ट में समझाता हूँ कि तुमने किया क्या, तुमने हर एक स्ट्रिंग के लिए पॉसिबल आंसर स्ट्रिंग चुन ली, ठीक है, और उसको एक सेट में स्टोर कर लिया। और वो कैसे कर रहे हो तुम क्या करते हो कि एक स्ट्रिंग चुन के उसके हर एक पोजीशन पे जाते हो और वहां पर क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, देखो यहाँ पर A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, C भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे तुम यहाँ पर 26 वैल्यूज रख सकते हो, ठीक है। ऐसे ही तुम यहाँ पर भी जब तुमने यहाँ पर 26 रखी तो बाकी सारे सेम रखने हैं, ठीक है। जब तुम सेकंड को चेंज करोगे तो तुम्हें फर्स्ट को चेंज नहीं करना है, ठीक है, और बाकियों को चेंज नहीं करना है, सिर्फ सेकंड में तुम 26 में से कोई भी एक वैल्यू रख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे मैंने एक सेट निकाल लिया, ठीक है। अब उस सेट निकालने के बाद सिंपल मेरे को ये चेक करना है ट्रेवर्स करके कि कोई स्ट्रिंग ऐसी मिले जो कि मेरे पास कंडीशंस ओबे करवा दे मेरी, और वो कंडीशन ये है कि एट मोस्ट एक कैरेक्टर से डिफरेंस होनी चाहिए इनपुट स्ट्रिंग और मेरी आंसर वाली स्ट्रिंग, ठीक है।
अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, ठीक है, वही समझ में आएगी ज्यादा से ज्यादा चीजें, ठीक है। तो देखो ये मेरा क्वेश्चन है, टी टेस्ट केस के लिए मैंने n और m इनपुट में लिए, n स्ट्रिंग है जिनकी लेंथ m है, ये डिनोट कर रहा है। तो मैंने वेक्टर बना दिया स्ट्रिंग का जिसमें n पॉसिबल स्ट्रिंग्स है, ठीक है, वो मैंने इनपुट में ले लिया। फिर मैंने एक स्ट्रिंग का सेट बनाया, मैं बता रहा हूँ ना कि जो जो पॉसिबल स्ट्रिंग्स है मैं इसमें स्टोर करूंगा, ठीक है। एक मैंने टेम्प वेरिएबल बनाया है जो कि स्ट्रिंग है, ठीक है। अब मैं देखो यहाँ पर स्टोर करता चल रहा हूँ, और कैसे कर रहा हूँ, तो देखो सबसे पहले तो मैंने हर एक स्ट्रिंग के लिए लूप लगाया, ठीक है। फिर हर एक स्ट्रिंग के अंदर मैंने हर एक कैरेक्टर, हर एक पोजीशन के लिए मैंने लूप लगा दिया, ठीक है। अब एक हर एक पोजीशन को मेरे को चेंज करना है, तो मैंने एक टीएमपी स्ट्रिंग ली है, उसको मैंने जैसे फर्स्ट स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ तो मैंने फर्स्ट स्ट्रिंग के इक्वल कर दिया, सेकंड की बात कर रहा हूँ तो सेकंड के इक्वल कर दिया, ठीक है। अब इसमें मैं jth एलिमेंट को चेंज करूंगा। jth एलिमेंट पे मैंने देखो क्या लूप लगाया, मैंने 26 कैरेक्टर्स का लूप लगा दिया, मतलब 26 टाइम चल रहा है ये, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें jth वेरिएबल का, टीएमपी का jth वेरिएबल को, jth कैरेक्टर को चेंज कर देता हूँ, और फिर चेंज करने के बाद उसको सेट में स्टोर कर देता हूँ। तो मेरे को इस लूप के बाद एक ऐसा सेट मिल जाएगा जो कि जिसमें वो वाली स्ट्रिंग्स हैं जो कि आंसर हो सकती हैं, ठीक है, आंसर हो सकती हैं। वो अभी मैंने इंडिविजुअली हर एक स्ट्रिंग के लिए निकालना है, ठीक है, बट अभी मुझे पूरे n स्ट्रिंग्स के लिए निकालना है, तो उसके लिए मुझे वो अलग से चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो वर्स्ट केस में इतना हो जाएगा, ठीक है, जो कि बहुत फीजिबल है, ठीक है, अपन आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मेरे को क्या चेक करना है कि कोई ऐसी स्ट्रिंग इस सेट में है क्या जो कि सारी स्ट्रिंग्स के लिए कंडीशन ओबे करती है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने एक आंसर वेरिएबल लिया जिसमें मैं आंसर स्टोर करने वाला हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक सेट में ट्रेवर्स किया, ठीक है, और स्ट्रिंग को एसएस वेरिएबल में स्टोर करा, ठीक है। अब मैंने बूलियन एरे बनाई है मार्क नाम से। इस मार्क में जो ith एलिमेंट है वो ये डिनोट कर रहा है कि क्या अभी तक ith स्ट्रिंग में ith एलिमेंट जो मार्क का है वो ये डिनोट कर रहा है कि क्या अभी तक ith स्ट्रिंग में डिफरेंस हुआ है क्या। मतलब मैं समझाता हूं, जैसे मैंने सेट में ट्रेवर्स किया तो मुझे कोई स्ट्रिंग मिली, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इनिशियली सारी मार्क में जितनी भी वैल्यू उन सबको फॉल्स कर देता हूं, ठीक है। उसके बाद मैंने हर एक कॉलम में, मैं देखो जैसे ऐसे ट्रेवर्स कर रहा हूं, जैसे मेरी गिवन एरे मान लो, ये गिवन जो स्ट्रिंग्स है वो ये है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पहला लूप लगाया मैंने हर एक कॉलम के लिए, मतलब पहले इस कॉलम में चलेंगे, फिर सेकंड कॉलम में, फिर थर्ड कॉलम में, फिर फोर्थ कॉलम में, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने लूप लगाया हुआ है वो पहले देखो j इक्वल्स टू 0, j लेस देन m, तो मैंने लेंथ तक का लूप लगाया, मतलब हर एक कॉलम का लूप लगाया हुआ है, ठीक है। उसके अंदर मैंने हर एक रो में एक लूप लगाया हुआ है, मतलब क्योंकि मुझे सारे कॉलम के एलिमेंट्स में रन करना है तो मैंने इसमें एक लूप लगा दिया, ठीक है, i इक्वल्स टू 0, i इक्वल्स टू 1, i इक्वल्स टू 3, 2, ठीक है। ऐसे n रोज है तो मैंने n तक एक लूप रन करा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये चेक कर रहा हूँ कि क्या मेरे पास जो मैंने स्ट्रिंग सेट से ली है उसका jth एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि मैं jth कॉलम पे हूं अभी करंटली, तो क्या उसका jth एलिमेंट vt के, ये मेरी इनपुट स्ट्रिंग है, ये मेरी इनपुट, अभी मैं जैसे फर्स्ट स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ, उसके jth एलिमेंट के इक्वल है या नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है तो ये चेक करो कि मार्क ऑफ i फॉल्स होना चाहिए, ठीक है। मार्क ऑफ i फॉल्स से ट्रू तब होगा जब मेरे को ith स्ट्रिंग में, मतलब ये जो मैं ये मान लो ये मेरी फर्स्ट स्ट्रिंग है, ठीक है, ये मेरी सेकंड स्ट्रिंग है, तो मान लो मैंने कोई स्ट्रिंग ली और मेरे को एक पहले ही कैरेक्टर मिल गया फर्स्ट कॉलम में जो कि इससे डिफरेंट है, ठीक है, जो कि मेरी फर्स्ट स्ट्रिंग से डिफरेंस है, ठीक है। मान लो मेरी जो इनपुट वाली स्ट्रिंग है, मैंने जो एस सेट से स्ट्रिंग ली है वो कुछ ऐसी है, टी बी ई और एफ, ठीक है, ऐसी कुछ स्ट्रिंग ली है मैंने, मान लो, ठीक है। तो सबसे पहले तुमने फर्स्ट कॉलम के लिए चेक किया होगा, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट स्ट्रिंग, ठीक है, तो तुम देखोगे ए और टी डिफरेंस नहीं है, और इनिशियली यहाँ पर मार्क ऑफ आई फॉल्स होगा तो तुम उसको ट्रू कर दोगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि अगर कभी इक्वल नहीं हो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स और मार्क आई फॉल्स है तो तुम उसको ट्रू कर दो, ठीक है। तो ये रन कर देगा। पर जब तुम यहां पर आओगे, जब तुम उसकी ये वाली वैल्यू चेक करोगे, ठीक है, सी की और ई से, तो तुम ये देखोगे कि इस केस में ये डिफरेंट है, बट यहाँ पर मार्क की वैल्यू ऑलरेडी ट्रू है, तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन लगेगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एलिमेंट सेम नहीं है बट मार्क की वैल्यू ऑलरेडी ट्रू है,
तो तुम्हें क्या करना है, तो तुम्हें लूप से बाहर आ जाना है। मतलब ये पॉसिबल आंसर हो ही नहीं सकता है। जो मैंने ये वाली स्ट्रिंग चुनी है ना, ये पॉसिबल आंसर हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि देखो फर्स्ट स्ट्रिंग की बात करूं तो ये स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग से 2 कैरेक्टर से डिफर कर रही है, और वो हो नहीं सकता क्योंकि एटमोस्ट 1 रखना है मुझे। तो देखो इसमें 2 कैरेक्टर डिफरेंस हो गए अभी तक, और भले ही इसमें 3 हो बट 1 से ज्यादा हो गया ना, तो तुम्हें यहीं पे इसको लूप से बाहर आ जाना है। तो मैंने एक फ्लैग वेरिएबल ले रखा है, उसको 1 कर देता हूं मैं, ठीक है। और यहाँ पर कंडीशन से मैंने नॉट ff लिख रखा है, ठीक है। तो मतलब जब तक ff की वैल्यू 0 है तो ये चलेगा, जैसे ही 1 है तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। अगर मेरे को ये लूप रन करने के बाद एक ऐसी, ये वाला अंदर का, मुझे एक ऐसी स्ट्रिंग मिल गई ss जो कि सेट को बिलोंग करती है और ff की वैल्यू भी 0 है, ठीक है, इस वेरिएबल की, तो मेरे को आंसर की वैल्यू सेट कर देनी है बस। तो बस यही आंसर था। तो अगर आंसर में कुछ वैल्यू है तो उसको प्रिंट कर दो, नहीं तो आउटपुट -1 कर दो, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन था। इसमें मतलब तुम्हें ब्रूट फोर्स, मतलब तुम्हें वर्स्ट केस में जितने भी स्ट्रिंग्स थी ना वो ले सकते हो, और फिर तुम्हें उस हर एक स्ट्रिंग को n स्ट्रिंग से कंपेयर करते हुए चलना है और देखना है कि वो एटमोस्ट 1 कैरेक्टर से डिफर कर रही है तो सही है, और सबके लिए ऐसी ओबे करती है तो वो आंसर है अपना, ठीक है। तो ये पूरी अप्रोच थी, आई होप समझ में आई होगी। नहीं आई तो एक बार थोड़ा पीछे जाके दोबारा देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं जी लेवल का प्रॉब्लम, ठीक है, ए बी मैट्रिक्स नाम से था। तो इसमें क्या है कि हमें टी टेस्ट केस के लिए कुछ चीजें दी हुई है जो कि है एन, एम और ए बी, ठीक है, ये दी हुआ है। तो एन इंटू एम का हमें एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनाना है जिसमें एन रोज है, एम कॉलम्स है, ठीक है। और इस तरीके से बनाना है कि उसमें ए वंस हो, मतलब नंबर ऑफ वंस इन ईच रो ए हो, ठीक है, नंबर ऑफ वंस इन ईच कॉलम्स बी हो, ठीक है, और बाकी जितने भी एलिमेंट्स तुम बच जाए वो सारे 0 हो, ठीक है। तो जैसे n इक्वल्स टू 3, m इक्वल्स टू 6, a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 1 है, तो मतलब 3 रो है, 6 कॉलम है, और हर एक रो में इतने 1 होने चाहिए, मतलब 2 1 होने चाहिए, और हर एक कॉलम में 1 1 होना चाहिए, ठीक है। तो तुम देखो एक तो आंसर ये हो सकता है, ठीक है। तो तुम देख रहे हो यहाँ पे हर एक रो में 2 1 है, ठीक है, और हर एक कॉलम में 1 1 है, ठीक है। तो हमें ऐसे n m a b दिया जाएगा, और हमें ये बताना है कि क्या मैं ऐसी कोई मैट्रिक्स बना सकता हूँ क्या जिसमें हर रो में a वंस हो और हर कॉलम में b वंस हो, ठीक है। अगर बना सकते हो तो आंसर यस, पहले यस प्रिंट करो और उसके बाद वो मैट्रिक्स प्रिंट कर दो, ठीक है, और नहीं तो नो आंसर करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसको समझते हैं। ये पूरा जो क्वेश्चन था ना, ये पूरा ऑब्जर्वेशन से हो जाएगा, ठीक है, ऑब्जर्वेशन या इम्प्लीमेंटेशन। इसमें ऐसे कोई डीपी या फिर ग्राफ्स वगैरह कुछ नहीं लग रहा, तुम्हें सिर्फ ऑब्जर्व करना था कि कैसे। पहले तो ये देखो नो कब आएगा, ठीक है। नो के लिए कंडीशन मैं बता रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ वंस रिक्वायर्ड इन ऑल रोज, मतलब मेरे को हर एक रो में ए नंबर ऑफ वंस चाहिए, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ रोज है मेरे पास n, तो टोटल नंबर ऑफ 1 सारी रोज में कितने हो गए, n इंटू ए, मतलब इतने वंस रिक्वायर्ड है मेरे को हर एक रोज में, सारी रोज में, ठीक है। ऐसे ही टोटल नंबर ऑफ वंस रिक्वायर्ड इन ऑल कॉलम्स, वो हो जाएगा m कॉलम है, b नंबर ऑफ वंस इन ईच कॉलम है, तो m इंटू बी। अगर ये दोनों इक्वल है तो कोई ना कोई आंसर तो एग्जिस्ट करेगा ही, और अगर इक्वल ही नहीं है तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि देखो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वंस तो फिक्स ही होंगे ना, फिर चाहे तुम उसको कॉलम में हर एक कॉलम में बी वंस दे दो, ठीक है। ये चीज किसके इक्वल होनी चाहिए, जितने रोज हैं सब में ए वंस हो उसके, ठीक है। तो ये एक प्रायर कंडीशन थी कि तुम ये चेक कर लो, अगर ये इक्वल नहीं है तो सीधा आंसर कर दो नो, अगर ऐसा इक्वल है तो कोई ना कोई आंसर तो एग्जिस्ट करेगा ही, ठीक है। तो अब वो कोई ना कोई आंसर कैसे निकालने वाले हैं, तो देखो इसको तो तुम्हें ऑब्जर्वेशन से करना था, तो मैं पहले ही बता रहा हूँ कि जैसे ये मेरे पास पैरामीटर्स दिए हुए हैं, n की वैल्यू 3 है, m6 है, a2 है, b1 है। तो देखो एक आंसर तो तुमने यहाँ देखा ही था कि ये है, ठीक है। अब एक जनरल अप्रोच की बात करूं तो वो ये होने वाली है कि देखो तुमने फर्स्ट रो से चालू किया, ठीक है, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट से तुम्हें जितने नंबर ऑफ वंस चाहिए ना इस रो में, ठीक है, मैं रोज के हिसाब से वंस को सेट करूंगा, तो मुझे हर एक रो में 2 वन चाहिए, ठीक है। तो देखो वो कैसे होगा, हर एक रो में 2 वन चाहिए, तो मैंने फर्स्ट 2 एलिमेंट को 1 कर दिया, ठीक है। अब क्योंकि मैं यहाँ पे रुका तो इससे अगला जो सेल है वो ये है, तो जब मैं अगली रो में जाऊंगा तो मैं इसी सेल से 1 भरना चालू करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं यहां तक 1 भर चुका हूं, ठीक है। अब मैं अगले सेल से 1 भरना चालू करूंगा, तो तुम देखोगे मैं इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ वंस को, ठीक है। मैं हर एक रो की नीड्स तो पूरी कर ही रहा हूँ,
ठीक है। और जब मैं ऐसे इवनली डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, मैंने यहाँ तक 1 भरा, फिर उसके बाद अगले सेल से 1 भरना चालू किया, फिर यहाँ से अगले सेल से 1 भरना चालू किया, अगर आगे होता तो फिर अगले से भरना चालू करता, तो तुम देखोगे कि इन चीजों से जब तुम ऐसे ऐसे भरोगे तो कॉलम में भी जितने नंबर ऑफ वंस आने चाहिए थे वही आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ देखा था n इंटू ए इक्वल्स टू m इंटू बी था, तभी ये चीज अप्लाई कर रहे थे हम। और ये अगर तुमने ऐसे सेट किया होगा तो क्योंकि तुम इवनली डिवाइड कर रहे हो तो सारे कॉलम्स में भी इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। तो जब सारे कॉलम में भी इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, वो किसके इक्वल होने वाला है? हर कॉलम में जो नंबर ऑफ वंस है वो बी के इक्वल होने वाला है, ठीक है। तो ये हमें ऑब्जर्व करना था। तो जैसे अगर मैं बात करूं इसी n और m के लिए, अगर मेरे पास a 4 हो जाए और b 2 हो जाए, तो पहले तो चेक करेंगे n इंटू ए इक्वल्स टू m इंटू बी है क्या। तो देखो n इंटू ए हो गया 12 और b इंटू m हो गया 12, तो ये इक्वल है, तो मतलब सॉल्यूशंस तो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो इनिशियली सारे 0 हैं। अब मैं दिखाता हूं कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे इस केस में। तो हम इनिशियली क्या करेंगे, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट से चालू करेंगे। अब मेरे को फर्स्ट रो में कितने 1 बनाने हैं? इतने। तो मैं क्या करूंगा, हर रो में जितने 1 बनाने हैं उस पर ध्यान रखूंगा, ठीक है। और उसको इवनली 1 बनाऊंगा, ठीक है। अब इवनली कैसे बनाऊंगा वो देखो, क्योंकि जब मैंने अगर इवनली डिवाइड कर दिए वंस को तो ऑटोमेटिकली कॉलम में भी जितने 1 रिक्वायर्ड थे उतने आ जाएंगे, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट रो के 4 कंटिन्यूस 1 बना दिए, ठीक है, बना दिए। अब मैं किस सेल पे रुका? मैं यहाँ पे रुका, तो मेरे को अगली रो से इससे अगले वाले सेल से चालू करना है, ठीक है। तो देखो मैंने अब यहाँ से 1 भरना चालू किया, पर तुम देखोगे जैसे मैंने ये 2 1 भरा, मेरे को 4 1 चाहिए थे और मैं यहाँ पे रुक गया। अब इससे अगला सेल क्या होगा? तो हमें यहाँ पे पता है क्या करना है, हमें यहाँ पे एक तरीके से साइक्लिकली वापस जाना है यहाँ पर, ठीक है। मतलब तुम्हें यहाँ पे कंडीशन ऐसे इंक्रीज करना है, जो तुम्हारा ये पैरामीटर होगा ना, कोई भी पैरामीटर होगा तो वेरिएबल को यहाँ पे इसको पढ़ा सकता, तो जो मेरा वेरिएबल होगा उसको कैसे इंक्रीज करोगे? v प्लस 1 मॉड्यूलस ऑफ m, मतलब तुम ऐसे मॉड्यूलस ऑफ m लगा रखा है, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स जितने हैं उसके मॉड्यूलस। तो इससे अगला जब तुम अगला एलिमेंट निकालोगे तो जैसे ये 7, इससे अगला आएगा 7 मॉड्यूलस 6 करोगे, एक मिनट, ये कितना आएगा? 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है तो ये आएगा, इससे अगला आएगा 6, तो जब 6 मॉड्यूलस 6 करोगे तो आएगा 0, ठीक है। तो अब मेरे को जो अगले 2 एलिमेंट्स 1 बनाने हैं वो ये वाले होने वाले हैं, समझ गए? क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ से 1 भरना चालू किया था, उसके बाद में वापस यहाँ पे आ जाऊंगा, ठीक है। तो ये मेरी इंप्लीमेंटेशन है इसकी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे स्टॉप किया, तो अगली रो से मैं इससे अगले वाले सेल से 1 बनाना चालू करूंगा। तो यहाँ से किया 1 1 1 और 1, तो तुम देखोगे कि हर एक कॉलम में भी इक्वल नंबर ऑफ वंस आ गए होंगे, क्योंकि तुमने इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। तो जब तुम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे तब और सारे कॉलम्स में इक्वल नंबर ऑफ वंस है, तो वो जो इक्वल नंबर है वो कितना होगा? वो बी के ही इक्वल होगा, क्योंकि हमने ये कंडीशन पहले ही देखी थी कि n इंटू ए इक्वल्स टू m इंटू बी। तो इस तरीके से हमें ये एरे कंस्ट्रक्ट करनी है। अब इसकी इंप्लीमेंटेशन देख लो। आई होप ये तो क्लियर है कि नो कब होगा, ठीक है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वंस सारी रोज में मिला के जरूरी है कि इक्वल हो टोटल नंबर ऑफ वन सारे कॉलम्स में, क्योंकि अगर यही इक्वल नहीं है तो तुम कभी ऐसी मैट्रिक्स बना ही नहीं पाओगे, ठीक है। और ये इक्वल है तो तुम्हें ये अप्रोच लगानी है। तो अब इसकी इंप्लीमेंटेशन देख लो। तो सिंपल है, मैंने n m a b इनपुट में ले लिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी n इंटू ए इज नॉट इक्वल्स टू m इंटू बी, तो नो कर दो। अगर इक्वल है तो मैंने एक वेरिएबल आंसर नाम से एक मैट्रिक्स बनाई n रो m कॉलम की, इनिशियली सारे 0 हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें ट्रेवर्स किया हर एक रो में मैंने क्या किया है कि मेरे को काउंट, हर एक रो में कितना काउंट चाहिए 1 का, a के इक्वल, तो मैंने इनिशियली cc इक्वल्स टू 0 रखा है हर एक रो के लिए, जब तक कि इसकी वैल्यू a के इक्वल नहीं हो जाए। तो j एक वेरिएबल है, ठीक है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही 0 सेट कर दिया, वो j इक्वल्स टू j प्लस 1 मॉड्यूलस m चलता रहेगा, ठीक है। और जो मेरे पास इंडेक्सेस आएंगे उसको मैं 1 करता चलूंगा, ठीक है, ऐसे cc प्लस प्लस होता जाएगा। तो ये इंप्लीमेंटेशन है यार, तुम अपनी तरीके से भी कुछ और कर सकते हो, बट ये अप्रोच होने वाली है कि मुझे ऐसे हर एक रो में a नंबर ऑफ वंस बनाने हैं, फिर उससे अगले सेल, अगली रो के अगले सेल से, जैसे इस सेल पे रुका तो अगले ही सेल से अगली रो में 1 बनाना चालू करना है। और कितने बनाने हैं? कंटिन्यूअस में 4 बनाने हैं, ठीक है। लास्ट से अगला एलिमेंट फर्स्ट होने वाला है, ये भी चीज ध्यान रखनी है। तो साइक्लिकली तुम्हें ऐसे ही ट्रेवर्स करना है, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन था। ये जो कोड है मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पे देख सकते हो।
ये तो पूरा ऑब्जर्वेशन के ऊपर था क्वेश्चन, मतलब तुम्हें सिर्फ ये देखना था कि कैसे वन बनाना है मुझे हर एक रो हर एक कॉलम में, ठीक है। तो आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो में क्वेश्चन समझ में आए हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और जितना हो सके शेयर करो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना यार, आगे मैं ऐसी और वीडियोस बनाता रहूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।